हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उसका भी सेशन हो गया है, हिस्ट्री का सेशन हो गया है, और मैंने ये कहा था कि अब अगला सेशन जो होगा वो पॉलिटी पर होगा। पॉलिटी के टॉप 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 ही सवाल जो है आपके पॉलिटी के हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ आज की बात है। इसके बाद अलग अलग पार्ट्स में हम लोग पॉलिटी के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको और मुझे सभी को पता है कि ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनके अलग अलग पार्ट्स में सेशंस बहुत जरूरी हैं। तो आज जो हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें कुछ मेन टॉपिक से कितने तरीके से सवाल बन सकते हैं वो देखेंगे। जैसे डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। कई तरीके के सवाल इस चैप्टर से आते हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर में, आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, है ना। उसके बाद में हम लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज से किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान दिया गया है, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से पार्ट में दिया गया है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में नहीं दिया है, 7th शेड्यूल में नहीं दिया है कि क्योंकि 7th शेड्यूल में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट्स लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। और फंडामेंटल राइट्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। कितने तक के बच्चों को यहाँ पर जो है करी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 14 इयर्स। पहले राइट टू एजुकेशन, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की बात करें तो पहले फंडामेंटल राइट में ये नहीं आता था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये तो खैर डीपीएसपी की बात हुई, लेकिन बाद में आर्टिकल 21A को भी जोड़ा गया था मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में। यहां पर डीपीएसपी की बात होगी तो ध्यान रखना 14 साल इसका आंसर हो जाएगा। Which part of Indian Constitution deals with the directive principle of state policy? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? एक ही चैप्टर से कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हो जाएगा इसका आंसर पार्ट 4 यानी कि भाग 4। नेक्स्ट है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधी जी के नैतिक दर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है? इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो गांधी जी के विचारधारा के हिसाब से इसमें दिया गया है? इसमें समान काम के लिए समान वेतन नहीं, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह का प्रावधान नहीं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ऐतिहासिक महत्व के क्षणों का संरक्षण नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस यानी कि गौवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसमें भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है? ये बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति और सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा किसमें बोला गया है? तो ये भी डीपीएसपी में बोला गया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स है 51 तक, आपको सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय संविधान की वो आर्टिकल जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, कहां से कहां तक के आर्टिकल है जो डीपीएसपी से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 नंबर के आर्टिकल से शुरू करेंगे आप, 51 नंबर के आर्टिकल तक जाएंगे तो डीपीएसपी दिया हुआ है। 51A में जाएंगे आप तो ये बाद में जुड़ा था, इसमें दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या दिया हुआ इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है जहां कहीं भी उनमें टकराव होता है? इसका क्या आंसर होगा? कौन से अमेंडमेंट से ऐसा बोला गया? 40 नहीं, 46 नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने वाला 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 12वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि क्या है? 12वां जो फाइनेंस कमीशन था, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठित होता है, 5-5 साल के लिए। तो 12वां वित्त आयोग, मैं प्लानिंग कमीशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं फाइनेंस कमीशन की बात कर रही हूं। 2005 से 10 के बीच में 12वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि थी, यानी कि ये गठित किया गया था।
संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? तो ये होता है फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, ये तो अब है ही नहीं। खैर, इंटर स्टेट काउंसिल भी नहीं होगा, एनडीसी भी इसका आंसर नहीं होगा। विशिष्ट संघ राज्य राजकोषीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में जो फिजिकल रिलेशन है, यानी टैक्स का बंटवारा किस तरीके से होगा, पैसों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से होना चाहिए, क्या सही तरीका होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कौन बताता है? ये सब फाइनेंस कमीशन का काम है। अभी फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है वो अभी फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन बना हुआ है उसके अध्यक्ष हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने माना था? हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है, यानी बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? ये रिट्स हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है रिट्स, है ना। 5 तरह के रिट होते हैं जिसमें 4 रिट्स के बारे में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट देखो, किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44 नंबर का संशोधन हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पे, और मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बाद में बना दिया गया। अब मुझे ये बताना कि कौन से नंबर के आर्टिकल में ये दिया हुआ है। अब ये एक लीगल राइट है। अब क्या है? अब ये एक लीगल राइट है। नेक्स्ट है, राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूं। आज आप लोग के लिए ये है होमवर्क का क्वेश्चन, इसमें से आप लोग आंसर लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है? कौन सा? अभी फिलहाल अभी की बात हो रही है, क्या इसका आंसर होगा? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है। वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये नहीं है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? फंडामेंटल राइट का अगर आपके हनन होता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? अभी मैंने पूछा था किसके कार्यकाल में हटाया गया था, और मैंने संशोधन भी आपको बताया था। संशोधन था 44 नंबर का। अभी वो एक लीगल राइट बन चुका है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स और नॉट गिवन टू होम? मौलिक अधिकार शत्रु विदेशी को नहीं है, यानी एनिमी एलियंस को नहीं है, यानी ऐसे देश जो भारत के शत्रु के तौर पर देखे जाते हैं, यानी जो कभी भारत का भला नहीं चाहते, उस तरह के देशों के जो व्यक्ति होते हैं उनको इंडिया में आने पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाज के निम्नलिखित में से किस समूह की मदद के लिए पेश किया गया था? ये किया गया था चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख करता है? इंदिरा गांधी जी की जब सरकार बनी थी भारत में तो उन्होंने बोला था कि लोगों के पास मौलिक अधिकार तो है लेकिन उन लोगों का कर्तव्य भी होना चाहिए, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42 नंबर के संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष पेश किया गया था? इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 1976 जो 42 नंबर का संशोधन हुआ था उसकी बात हो रही है। संवैधानिक राज्यों में आर्टिकल 15 के तहत पंचायतों को अधिकार दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। अब आर्टिकल 15 यहां पर जो लिखा है इसको हटा देना। इसमें पूछने की कोशिश ये की जा रही है कि कौन से आर्टिकल के तहत पंचायत के बारे में दिया हुआ है, तो 243 इसका आंसर
आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया है 243P से लेकर 243ZG तक म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कानून बना सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर द रेसिडुअरी पावर? क्या इसका आंसर हो जाएगा? रेसिडुअरी पावर पूछा जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 248 जिन्होंने लगाया है उनका आंसर ठीक है। संविधान के अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित है, ऐसा किसमें दिया गया है? राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है। जितने भी बच्चों ने आर्टिकल 154 लगाया हुआ होगा उन सभी का आंसर सही है, आर्टिकल 154 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी एक संवैधानिक बॉडी है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान का कौन सा आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि हर राज्य का ये प्रयास होना चाहिए कि वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधा प्रदान करे? ऐसा किसमें दिया हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 350A इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही तरीके से वर्णन करता है? तो हम लोग जब इस ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीट्स का एलोकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी KP गीता कृष्णन की अध्यक्षता में करी गई थी। ठीक है, अब ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। आज मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिए हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन था और एक है ये कोड वाला। ठीक है, इसको भी आप लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। बाकी यहाँ पर क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, मौलिक अधिकार है यानी देयर आर फंडामेंटल राइट्स, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट टेलीग्राम चैनल। आज के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने काफी जल्दी करवा दिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, समय कम था। तो फटाफट से आप लोग सभी इस क्लास में आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं वो चेक करेंगे। करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। मेरी क्लासेस कैरियर विल SSC चैनल पर चलती है सुबह 8 बजे करेंट अफेयर की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।